चैनल सरस्वती स्क्रिप्ट। आज का हमारा लेक्चर है नसेड्स के रिगार्डिंग देखेंगे हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। यहाँ पे लिख लो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी। ठीक है बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, लास्ट 4 लेक्चर्स में हमने देखा था लिपिड ऑटोकॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, लिपोट्राइन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के रिगार्डिंग देखा था। हमने फिर देखा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा था। ठीक है, पेन हो रहा था, फीवर हो रहा था, इन्फ्लेमेशन हो रहा था, बहुत सारी चीजें कर रहा था। पर उनमें से एक COX-1 था। ठीक है, COX-1 था जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रहा था। ये GIT के लिए प्रोटेक्टिव एक्शन कर रहा था, यही देखा था हमने। तो हमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स की एक्शंस को रोकना है, तो उसके लिए ये ड्रग्स इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन देख लो 1 2 3 4 4 क्लासिफिकेशन इसकी 4 टुकड़ों में बटी हुई है। ठीक है, ये आपने याद करना है। सबसे पहले नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनिबिटर, जिसे हम बच्चों कन्वेंशनल नसेड्स भी बोलते हैं। मतलब कि कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनली या नॉर्मल वे से जो अपना फंक्शन कर रहे हैं, मतलब कोई सिलेक्टिविटी नहीं है कि COX-2 को ही रोकना है। हम इतना सच COX-2 को क्यों फोकस करते हैं बच्चों, क्योंकि COX-2 रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लामेशन के लिए। ठीक है, इन्फ्लामेशन होती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पेन भी होता है और स्वेलिंग वगैरह भी आती है। सारे फंक्शन हम अच्छे से देखेंगे। तो ये वाली ड्रग्स है COX-1 COX-2 दोनों को ही बंद कर रही हैं, ट्रेडिशनल वे से अपना काम कर रही हैं, तो हम इसे बोलते हैं कन्वेंशनल नसेड्स। ठीक है, ये आपकी COX-1 एंड COX-2 दोनों को ही बंद कर देती हैं। सेकंड में अगर हम देखें प्रेफरेंशियल COX-2 इनिबिटर, अब इनके बाद जो ड्रग्स आई हैं वो है प्रेफरेंशियल COX-2 इनिबिटर। अभी भी सिलेक्टिवली COX-2 नहीं है। मतलब अगर आप 100% में से बोलो तो 70-80 या 60-70, ठीक है, इतना COX-2 को, पर समहाउ COX-1 को भी ये इनिबिट करेंगी, थोड़ा बहुत ही सही पर करेंगी। तो इसलिए हमने बोल दिया प्रेफरेंशियल COX-2। ठीक है, मतलब प्रेफर COX-2 को ही दे रहा है, पर समहाउ COX-1 को भी ये इनिबिट करता है। उसके बाद सिलेक्टिव COX-2 इनिबिटर थर्ड है हमारी। ठीक है, सिलेक्टिव, अब ये सिर्फ COX-2 को ही बंद करेगा, सिलेक्टिवली COX-2 जो हमें चाहिए था। पर आपको पता है इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, देखेंगे क्या है। उसके बाद फोर्थ है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब ये क्या होगा कि एनाल्जेसिक भी है, मतलब एंटीपायरेटिक भी है, बुखार भी नहीं होगा, दर्द भी नहीं होगा, पर एंटी इन्फ्लेमेटरी पुअर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों ऐसा हमने देखा था COX-1 COX-2 COX-3, इन तीनों में से कौन था जो पेन और फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल था बट पुअर इन्फ्लेमेशन था? याद है आपको? COX-3 हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो ये वाली जो ड्रग्स है फोर्थ वाली एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये वाली ड्रग्स आपकी COX-3 को ही इनिबिट करेंगी। और आप जो डोलो खाते हो, डोलो में पैरासीटामोल ही होता है। ठीक है, वो पैरासीटामोल आपको COX-3 को ही बंद करता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह से उसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो उसे बंद नहीं करने वाला है, पर हाँ आपको फीवर हुआ है, आपके बॉडी पेन हो रही है, उस चीज़ को ज़रूर वो ठीक करेगा। अब बच्चों पहली तो बात है कि क्लासिफिकेशन वाइज डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे ऊपर क्वेश्चन दिए, नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए MCQs टाइप। ठीक है, उनमें से पूछ लिया एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी, इनमें से कोई भी 4 ड्रग्स डाल दी, तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए, पैरासीटामोल, मेटामिजोल, नेफोपाम। ठीक है, ये तीनों क्या कर रही हैं? ये तीनों COX-3 को इनिबिट करती हैं, तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए ताकि आप टिक लगा सको कि ओके हाँ इनकी पुअर इन्फ्लेमेटरी एक्शन है। उसके बाद अगर सिलेक्टिव COX-2 इनिबिटर को हम देखेंगे तो क्या, तो इसमें क्या बच्चों सेलिकॉक्सिब, टेरिकॉक्सिब, पैराकॉक्सिब और रोफिकॉक्सिब। ठीक है, ये जो ड्रग्स हैं ये हार्ट के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, मतलब जब ये ड्रग्स आई थी COX-SIB, ठीक है, सबके पीछे COX-SIB लगा हुआ है ना, COX-SIB। तो जब ये ड्रग्स आई थी तो सबसे ज़्यादा मतलब डेथ देखने को मिली, किस वजह से? कार्डियक प्रॉब्लम्स की वजह से। तो कार्डियक मोटिलिटी रेट काफ़ी बढ़ गई थी इनकी वजह से। ये क्वेश्चंस भी आपके MCQs में पूछ लेते हैं, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद
इनमें और मतलब जो डायरेक्ट ही क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछ रहे थे। सिलेक्टिव कोक्स-2 भी क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो कोई भी पूछ सकते हैं, ये आपको याद रखना है। और एक बात थी, नाम थोड़े टफ हैं, टफ इन द सेंस कि बीच में कैटेगरी बहुत है। तो ये जो ड्रग है इसे मैंने जैसे लर्न किया था वैसे ही बता रही हूँ, ठीक है। कन्वेंशनल जो नसेड्स है मैंने किया था सेफ पीपी, ठीक है, सेफ पीपी। एस से बच्चों सैलिसिलेट्स आ गए, ए से एसिडिक एसिड आ गए, एफ से फेनामेट्स आ गए, ठीक है, और ई से आपके इनोलिक एसिड आ गए। देन 2 बार पीपी है, पी से प्रोपायोनिक एसिड एंड पी से पायराजोलोन। ओके, आप भी कोशिश किया करो कि जब भी क्लासिफिकेशन करते हो तो उस टाइम पे कुछ निमोनिक्स बना लो और उस तरीके से लर्न करो। अगर ऐसे आपको नहीं ठीक लग रहा तो आप अपनी भी बना सकते हो, ठीक है। निमोनिक्स बना के लर्न किया करो, वो इजी रहते हैं। अब बच्चों, ये जो फर्स्ट कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल नसेड्स हैं, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे सेफेस्ट ड्रग कौन सी है इनमें से। क्यों पूछा गया है कि सेफेस्ट क्यों, ये इतना क्या कर रही है बच्चों, क्योंकि ये कोक्स 1 कोक्स 2 दोनों को ही बंद कर रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, हम देखेंगे आगे कि क्या क्या है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको जो याद रखना है वो ये कि सेफेस्ट ड्रग कौन सी है कन्वेंशनल नसेड में से। तो बच्चों वो है आपकी ये वाली ड्रग आइबुप्रोफेन, ठीक है, ये बात याद रखनी है, पूछ लेते हैं। सबसे सेफ आपकी कन्वेंशनल नसेड कौन सी है बच्चों, आइबुप्रोफेन ड्रग। और आपको पता है जो डेंटिस्ट वगैरह सर्जरी करनी हो उन्हें, तो उस टाइम पे भी ये आइबुप्रोफेन ही देते हैं। ये काफ़ी मतलब असरदार रहता है जब आपके दांतों में दर्द हो उस टाइम पे पर भी, ठीक है। तो आइबुप्रोफेन आपकी सबसे सेफेस्ट कन्वेंशनल ड्रग है, इसको आपने याद कर लेना सेफ पीपी करके। सेकंड, उसके बाद प्रेफरेंशियल कोक्स-2, इन्हीं की बड़ी बड़ी है ना, बाकी तो फिर भी इजी है, हो जाएगा लर्न। इसमें तो एक ही है, और इसमें तो सब में कॉक्सिब है, ये भी लर्न कर लोगे आप बच्चों। इसका जीन्स पहनते हो डेनिम की, ठीक है, या डेनिम की शर्ट वगैरह, तो उस हिसाब से ही मैंने इसका बनाया है, ठीक है। स्पेलिंग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, पर बन कुछ ऐसे डेनिम रहा है, ठीक है, डेनिम। डी से बच्चों डिक्लोफिनैक हो गया, ए से असिक्लोफिनैक, एन से निमोसलाइड, ई से इटोडोलैक, एम से मिलॉक्सिकैन, ठीक है। ये सारी आपकी ड्रग्स हैं। डिक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक, निमोसलाइड, इटोडोलैक, मिलॉक्सिकैन, ये सारी आपकी ड्रग्स है किसके अंडर बच्चों, प्रेफरेंशियल कोक्स-2 इनहिबिटर। समझ आया। और थर्ड में इन्हें आपको याद रखना कि हार्ट के लिए ये ड्रग्स अच्छी नहीं है, सिलेक्टिव कोक्स-2 इनहिबिटर। और ये फोर्थ वाली है, ये आपकी कोक्स-3 को बंद करती हैं, ठीक है। इनमें कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन नहीं है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है। इतनी बात समझ में आई। अब बच्चों इसमें से और एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी बच्चों वो ड्रग है जो कोक्स एंड लॉक्स दोनों को ही बंद करिए। इससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन रहे थे और इससे ल्यूकोट्राइन्स बन रहे थे ना। ल्यूकोट्राइन्स आपको पता है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे थे, अस्थमा के लिए बहुत वो अच्छी नहीं है ये ड्रग्स, ठीक है। तो कौन सी ड्रग है जो कोक्स लॉक्स दोनों को बंद कर रही है बच्चों, यहाँ पे आपको याद रखना है। आई थिंक यही है, यस, ये आपकी ड्रग है लाइकोफेलोन ड्रग। ये क्या कर रही है, कोक्स को भी और लॉक्स को भी बंद कर रही है। आप बोलोगे ऑलरेडी क्लासिफिकेशन कम है और एक ऐड करवा रहे हो, क्या करूं, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। कोक्स एंड लॉक्स को दोनों को बंद करती है बच्चों लाइकोफेलोन ड्रग, ठीक है। कौन सी ड्रग, लाइकोफेलोन ड्रग। अब और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चलो ये तो सारे थे जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बंद करके अपना मतलब एक्शन शो कर रहे हैं, पेन को ठीक कर रहे हैं, ठीक है, पेन को ठीक कर रहे हैं। अब वो कौन सी ड्रग है जो प्रोस्टाग्लैंडिन को बिना बंद किए ही पेन से मुक्ति दिलाएगी, वो कौन सी ड्रग है। वो ड्रग है बच्चों, एक तो ये कर लेना, वो है बच्चों नेफोपैम, यही है, यस, ये ड्रग है नेफोपैम आपकी ड्रग है।
अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन को नहीं बंद कर रही तो किसे बंद कर रही है? बच्चों नाम सुना है नोसिसेप्टर, नोजिसेप्टर रिसेप्टर्स, इनका जिक्र मैंने माइग्रेन के टॉपिक में किया था। बच्चों नोजिसेप्टर पेन रिसेप्टर होते हैं, आपके पेन रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से? नोजिसेप्टर, जहां पर भी ये नाम आ गया, ठीक है, नोजिसेप्टर रिसेप्टर मतलब नोजिसेप्टर, तो ये आपके पेन रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब इसमें जब भी यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं वो मतलब आगे जाके ऐसे काम करते हैं जो पेन ही दिलाएंगे। ओके, इसके बारे में बच्चों डिटेल में आपको माइग्रेन वाले लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। फिलहाल के लिए याद रखो नोसिसेप्टर एक पेन रिसेप्टर है, तो नीफोपैम क्या करेगा? इसे बंद कर देगा और आपको रिलीफ मिल जाएगा पेन से, ठीक है। तो ये वो ड्रग है जो बिना प्रोस्टाग्लैंडिन को बंद किए आपको पेन से मुक्ति दिलाएगी। इतना समझ आया? क्लासिफिकेशन अच्छे से याद कर लेनी है आपको, एक एक ड्रग से सारी देख लेनी है। ट्रेडिशनल सेफेस्ट ड्रग आइबुप्रोफेन है, ये याद रख लेना है। हार्ट के लिए डेंजरस सिलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर है। कॉक्सी वाली ड्रग्स ये याद रखना है। और आपको क्या याद रखना है? कॉक्स 3 को इनहिबिट करती हैं ये वाली ड्रग्स, और उसके बाद कॉक्स और लॉक्स दोनों को बंद करती है लाइकोफिलॉन। एंड कौन सी वो ड्रग है जो प्रोस्टाग्लैंडिन को बिना बंद किए ही पेन से मुक्ति दिलाएगी? तो वो है आपकी नीफोपैम, जो कि नोजिसेप्टर को बंद करेगी। इतना समझ आया? अभी हम आगे देखेंगे कि नसेड्स के नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की ओवरऑल एक्शन देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक एक ड्रग्स के रिगार्डिंग देखेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर क्लासिफिकेशन हो गया ना, ये अच्छे से बच्चों याद कर लेना लिख लिख के अच्छे से। चलो नसेड्स की हम बच्चों देखेंगे कि वो क्या क्या एक्शन कर रहे हैं, ये चीजें देखने जा रहे हैं हम। ओके, तो क्या हो रहा है कि नसेड्स क्या कर रही हैं? एनर्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, डिस्मेनोरिया में, एंटीप्लेटलेट, डक्टस आर्टरियोसिस में, पार्चुरेशन, गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज एंड रीनल फंक्शन में इनकी इन्वॉल्वमेंट है। किस तरीके से वो चीजें देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो रिकॉल करो बच्चों कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 को, याद है कि नहीं? कॉक्स 1 कॉक्स 2। कॉक्स 1 क्या था? हाउसकीपिंग एंजाइम है ना, हाउसकीपिंग एंजाइम है। क्या काम कर रहा था ये? म्यूकस सिक्रीशन कर रहा था, म्यूकस सिक्रीशन। और क्या कर रहा था ये बच्चों? ये प्लेटलेट एग्रीगेशन भी करवाता है। किसके थ्रू? प्लेटलेट एग्रीगेशन। हमने देखा था थ्रोम्बोक्सिन कर रहा था ये सारे काम, है ना, तो उसके थ्रू। उसके बाद बच्चों इसकी किडनी, या बोलो बच्चों रीनल, किडनी को ही रीनल बोलते हैं, बोथ आर द सेम टर्म्स। रीनल फंक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, रीनल फंक्शन में। तो बच्चों ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है। समहाउ बच्चों ये अक्यूट इन्फ्लामेशन में भी इन्वॉल्व होता है। अक्यूट का मतलब क्या है बच्चों? जो चीज अभी अभी स्टार्ट हुई है उसे अभी ठीक किया जा सकता है, जस्ट स्टार्ट है अभी। कॉक्स 2 तो जाना ही जाता है इन्फ्लामेशन के लिए, वो भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन के लिए, ठीक है। क्या करता है? WBC में से व्हाइट ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी के डिफेंसिव सिस्टम है ना, डिफेंसिव सिस्टम है WBC हमारी बॉडी के, और ये जो चीजें स्टार्ट करवाता है उसे हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। ये इसका तरीका है बॉडी को डिफेंड करने का, ठीक है। तो चलो WBC रिलीज करते हैं साइटोकाइंस, और ये क्या करते हैं बच्चों? क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ये बात याद रखना, ये चीजें याद रखना, क्योंकि हम नसेड्स में इन्हें ही बंद करने जा रहे हैं, इसलिए। चलो आ जाओ, सबसे पहले ये चीज समझते हैं एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया में पहले हम देखते हैं कि पेन हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो चीजें देख लें। तो बच्चों क्या है, जब कोई टिश्यू इंजरी होती है बच्चों, कोई इंजरी हुई, ठीक है, चोट लग गई आपको, तो बच्चों काइनिन्स रिलीज होते हैं। काइनिन्स अब ये कोई आपके आउट ऑफ द सिलेबस का नहीं है बच्चों, ये सिलेबस में ही है, ठीक है। ये काइनिन्स भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स की तरह ऑटोकॉइड्स ही हैं, ठीक है। आ जाओ, चलो देखते हैं। ऑटोकॉइड्स ही हैं। अब ये जो है, ठीक है, ये ऑटोकॉइड जो है काइनिन क्या है, इसके दो बच्चों रिसेप्टर होते हैं।
कौन से बीटा 1 रिसेप्टर एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं काइनिन्स के, ठीक है। अब बच्चों ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पेन एंड इन्फ्लामेशन के लिए, पेन एंड इन्फ्लामेशन के लिए, ओके। अब बच्चों बीटा 2 क्या करता है, बीटा 2 आपका जी प्रोटीन, बीटा 2 क्या जो ये काइनेज है, ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन शो करते हैं। उसमें बच्चों क्या होता है, फोस्फोलाइपेज सी हमने किया था, ये भी लेक्चर में पूरा एक अलग से लेक्चर पड़ा हुआ है जी प्रोटीन कपल में। और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, वेजोडाइलेशन करता है, वेजोडाइलेशन। अब आप बोलोगे कि तो क्या इसका क्या बच्चों, हमने देखा है कि जब जो हमारे इंफ्लामेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे पहुँचने के लिए ब्लड वेसल्स से बाहर आना पड़ेगा ना, बाहर आएंगे तभी तो वो जाएंगी आगे। तो जो आपकी एंडोथेलियल ये लेयर होती है बच्चों, नॉर्मली ये ऐसे बाउंड होती है टाइटली, ठीक है, तो कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं निकल सकता। पर जब वेजोडाइलेशन हुआ तो इस तरीके से हो गया, तो बीच में से निकल सकते हैं तो निकल सकते हैं। तो वेजोडाइलेशन हुआ, ब्लड वेसल आपकी डायलेट होगी, ये नॉर्मल पोजीशन, ये डायलेट हो गया, और ज़्यादा नैरो होने को हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये अब डायलेट हो गया तो जो ब्लड का जो मटेरियल है वो बाहर आएगा, डब्ल्यूबीसी वहीं तो घूम रहे हैं सारे इधर उधर, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी आपके काइनेंस साइटोकाइंस हो गए, वो सारे इन्फ्लामेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, इन्फ्लामेशन का एक अलग से लेक्चर बनाऊंगी मैं, श्योर बनाऊंगी, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी। तो वेजोडाइलेशन का ऐसे रोल है, ठीक है, वेजोडाइलेशन हो गया और जो आपके साइटोकाइंस डब्ल्यूबीसीज वगैरह थे वो अब जाके अपना एक्शन स्टार्ट कर देंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, अपना इन्फ्लामेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, ओके। और बच्चों क्या हो रहा है कि बीटा 2 की ही बात चल रही है बच्चों, ये नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करके प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। नर्व की जो एंडिंग्स हो गई, ठीक है, नर्व की एंडिंग्स को स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है, स्टिमुलेट करती हैं, उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज को इंक्रीज कर देती हैं। तो इस तरीके से ये मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन हम इनके प्रोस्टाग्लैंडिन के एक्शन को प्रीवियसली देख चुके हैं कि ये क्या क्या कर रही थी, ठीक है। तो आपके जो काइनिन्स हैं ये अल्टीमेटली प्रोस्टाग्लैंडिन को इंक्रीज करवा रही हैं, और उसके बाद और उसके साथ साथ ये भी और ये प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों ने ही तबाही मचाई हुई है, इन्फ्लामेशन करवा रहे हैं ये। तो आपके नसेड्स क्या करेंगे बच्चों, नसेड्स आपके इस प्रोसेस को रोक देंगे, ठीक है। अब जो काइनिन्स बच्चों, इनका जो रोल यहीं पे नहीं खत्म हो जाता, इनके बहुत सारे और भी एक्शन हैं। ये एडिमा भी करवाते हैं, ठीक है, एडिमा भी करवाते हैं। फिर उसके बाद डक्टस आर्टरियोसस क्लोजर भी करवाते हैं। लास्ट लेक्चर में बच्चों बताया था डक्टस आर्टरियोसस, कोई बात नहीं, आगे फिर से रिपीट कर दूंगी मैं, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो, काइनिन क्या कर रहा है कि ये नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन को इंक्रीज करवा रहा है, और इधर से ये नाइट्रिक ऑक्साइड को भी रिलीज करवा रहा है, वेजोडाइलेशन करवा रहा है। तो अल्टीमेटली ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को स्टार्ट करवा रहा है, ओके। और इसके अलावा ये एडिमा और डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज भी करते हैं। अब ये तो बच्चों एक हो गया इसका रोल। और एक है, ठीक है, ये तो थे काइनिन्स। दूसरा बच्चों TNF अल्फा, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर होता है बच्चों, ये भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है बच्चों। ये रिलीज करवाता है
इंटरल्यूकिन, बच्चों ये जितने भी नाम ले रही हूँ ना मैं, ये आपके साइटोकाइंस है जो इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व है, तो साथ ही साथ में आपको इन्फ्लामेशन का भी पता लग रहा है। इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6 ये बच्चों क्या करवाते हैं, ये आपके बोन्स को, ठीक है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के जरिए ये क्या करती हैं, बोन्स को खराब कर देती हैं बच्चों। ये बोन्स बच्चों इरोड को लो या बोन्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 ये कहीं पे भी आपको देखने को मिलेंगी, तो ये आपको बोन्स और कार्टिलेज को डैमेज करती हैं, ठीक है। डैमेज लिख लो, चाहे डैमेज, इरोड या डैमेज सेम ही चीज होगी। तो ये दोनों क्या कर रही हैं, आपके बोन्स और कार्टिलेज को डैमेज कर रही हैं, ठीक है। चलो नटशेल में बच्चों क्या निकल रहा है कि आपका जो काइनिन्स है एंड आपका टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है क्रोनिक इन्फ्लामेशन के लिए। ये बात आपको रखनी है याद। काइनिन की बात करें तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवाएगा, साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन को भी रिलीज करवाएगा। अब बच्चों यहाँ पे और एक चीज आ जाती है कि कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल है, यहीं पे लिख दो, कहाँ पे लिखूं, चलो प्रोस्टाग्लैंडिन बच्चों, प्रोस्टाग्लैंडिन ई एंड आपका हमने पढ़ा था ल्यूकोट्राइन B4 कीमोटैक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ल्यूकोट्राइन B4, ठीक है। ये दोनों प्रोस्टाग्लैंडिन I4 है, ठीक है, I4, प्रोस्टाग्लैंडिन I4 एंड ल्यूकोट्राइन B4। ल्यूकोट्राइन B4 का बच्चों आप स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हो, जब फ्लो चार्ट बनाया था तब भी मैंने बताया था, ये आपका कीमोटैक्सिस करवाता है, जितने भी इंफ्लामेटरी सेल्स हैं, ठीक है, उन्हें माइग्रेशन करवाने में हेल्पफुल होता है, जहाँ पे चोट लगी है वहां तक पहुंचाता है ये ल्यूकोट्राइन B4। और ये आपका प्रोस्टाग्लैंडिन I4, ठीक है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लामेशन के लिए। ओके, तो बच्चों आपका जो नसेड है, ठीक है, नसेड्स है, ये क्या कर देगा, ये COX-1 एंड COX-2 को बंद कर देगा, इनहिबिट कर देगा, और आपके ये सारे प्रोसेस को बंद कर देगा, क्योंकि ये सारे क्या है बच्चों, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स या काइनिन्स, ये सारे क्या थे, ये सारे आपके ऑटोकॉइड्स हैं, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व है इन्फ्लामेशन में। तो नसेड्स आपकी बंद कर रहा है इन सारी चीजों को। ओके, इतनी बात समझ में है। चलो नेक्स्ट है बच्चों एंटीपायरेसिस। बच्चों इसमें क्या होता है कि एंटीपायरेसिस में सिंपल सी चीज है, आपकी जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है इसकी प्रोडक्शन होती है। पायरेसिस मतलब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और बॉडी का थर्मोस्टेट सेंटर कौन सा है बच्चों, थर्मोस्टेट सेंटर ऑफ द बॉडी। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, इसमें आपके बहुत सारे सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, फीडिंग सेंटर, स्टेटी सेंटर, ठीक है, और आपको जो भी आपका बिहेवियरल चेंजेस होता है उसके लिए भी सेंटर मौजूद होता है यहाँ पे। इसी तरीके से थर्मोस्टेट सेंटर भी हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की प्रोडक्शन होती है हाइपोथैलेमस में, उसके बाद क्या हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर बच्चों इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। डायरेक्टली ही हाइपोथैलेमस में प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की प्रोडक्शन क्या कर देती है, आपके बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज आपको हो जाता है। फीवर, तो हमारा नसेड अब यहाँ पे क्या करेगा बच्चों, ये बंद कर देगा इसे,
क्योंकि कॉक्स 1 कॉक्स 2 को बंद कर रहे हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज को बंद कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये तो आगे बनेगा ही नहीं ना, तो ये हाइपोथैलेमस में फीवर करवा ही नहीं सकता, टेम्परेचर को इंक्रीज करवा ही नहीं सकता। तो हमने कॉक्स 1 कॉक्स 2 को बंद करके प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की प्रोडक्शन को कर दिया है बंद। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इन्वॉल्व इन द रेज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है, E2 याद रखना। अभी हमने एनाल्जेसिया में किया था प्रोस्टाग्लैंडिन I2, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एंड ल्यूकोट्राइन B4, ये बच्चे एनाल्जेसिया में आपके इन्वॉल्व थे, ये पेन करवा रहे थे, ठीक है, पेन करवा रहे थे, ओके, इसे बंद कर किया था नसेड्स ने। और अभी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की बारी है टेम्परेचर इंक्रीज करने में, तो इसे बंद कर दिया इसने। समझ आई ये बात? ये दोनों फैक्टर्स आपके हो गए कंप्लीट। इसके बाद थर्ड बच्चे एंटी इन्फ्लामेटरी, ये तो आपको समझ अब आ ही जाएगा, हमने इतना तो इन्फ्लामेशन में देख लिया, क्या साइटोकाइन आ रहे हैं, क्या आपके इंटरफेरोन्स आ रहे हैं, सॉरी इंटरल्यूकिन आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके कॉक्स 1 को बंद कर देगा, नसेड आपका कॉक्स 1 को बंद कर देगा, कॉक्स 2 को, तो अल्टीमेटली क्रोनिक इन्फ्लामेशन और आपकी ये जो अक्यूट इन्फ्लामेशन थी बच्चों, ये हो जाएगी बंद, हो जाएगी ना बंद, ये बंद हो जाएगी। ये था आपका एंटी इन्फ्लामेटरी। अब सेकेंड फोर्थ है हमारा डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्या होता है? जो जब पीरियड्स आते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल पेन होती है, दरअसल उस टाइम पे कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन होता है बच्चों? प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, ठीक है, ये क्या होता है? ये आपके एब्डोमिनल या यूट्रस कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है बच्चों, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, इसीलिए पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है उस जगह पर, ठीक है, क्योंकि हमें इतना पता है, अभी तक हमें इतना पता है कि हाँ ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो अमाउंट है, मात्रा है, वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमें पेन हो रही है। पर कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन? तो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, इसकी वजह से हो रहा है, ओके। नेक्स्ट एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन, बच्चों ये बताने की जरूरत है? ऑफ कोर्स है, चलो देख एक्शन देखने की जरूरत है, ऑफ कोर्स जरूरत है हमें, ठीक है। अभी तक हमें जो पता था बच्चों, वो ये पता था कि थ्रोम्बोक्सिन है ना, जो थ्रोम्बोक्सिन है, थ्रोम्बोक्सिन A4 है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है आपके किसके लिए? प्लेटलेट को एग्रीगेट करवाने में। इसके पीछे भी है लॉजिक, क्या लॉजिक है? ये तो करवा रहा है, पर इसके पीछे कौन है जो असली काम करवा रहा है? वो देखें बच्चों, वो है ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। सुना सा है बच्चों, ये ADP सुना है आपने, याद है? ADP के साथ जब इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट मिलता है तो ATP बन रहा था, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्स को, और सारे फंक्शन होते हैं। ATP जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ATP। तो यहाँ पे बात बच्चों हो रही है ADP की। बच्चों ये ADP क्या करता है? जब ये रिलीज होता है तो ये क्या करता है? ये प्लेटलेट की शेप को चेंज करता है, उसके साथ साथ ये रिलीज करवाता है आपके थ्रोम्बोक्सिन A4 A2 है, सॉरी बच्चों ये 2 है, ठीक है, चलो 2 ही है, ठीक है। चलो जो ल्यूकोट्राइन्स आ जाते हैं वहां पे 4 है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन में 2 है, ठीक है। चलो आ जाओ, थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज करवाता है और उसके बाद करवाता है ये प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब मुझे बताओ, थ्रोम्बोक्सिन A2 हवा में तो नहीं आ गया अचानक से, ठीक है। हमने देखा था कॉक्स है ना, कॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेज, ठीक है, इसने इसे रिलीज किया है। उसके बाद प्लेटलेट एग्रीगेशन हुई है ना, प्लेटलेट एग्रीगेशन होने से क्लोटिंग वगैरह हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। उस सेम टाइम पे जब बाहर ब्लीडिंग हो रही होती है एक्सीडेंट के दौरान, उस टाइम पे अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है तो ब्लड लॉस रुक जाता है, पर बॉडी के अंदर अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी तो वो क्लोट फॉर्मेशन कर देगा, एग्जैक्टली।
तो नसेड बच्चों आपका अब क्या करेगा, नसेड इसे बंद करेगा साइक्लोऑक्सीजनेस को, तो अल्टीमेटली आपका ये बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ा कि मतलब आपको पता है जो एस्पिरिन होता है, एस्पिरिन ये याद रखने वाली चीज है। बाकी सारी ड्रग्स आपकी रिवर्सिबली बंद करती हैं साइक्लोऑक्सीजनेस को, फिर थ्रोम्बोक्सिन को। ठीक है, पर एस्पिरिन आपका इरिवर्सिबली इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजनेस। इरिवर्सिबल का मतलब बच्चों जब तक एक नया एंजाइम, साइक्लोऑक्सीजनेस बच्चों एक एंजाइम ही है ना, जब तक एक नया फ्रेश एंजाइम बनकर नहीं आ जाता एस्पिरिन, तब तक साइक्लोऑक्सीजनेस को नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, खून पतला करने के लिए एस्पिरिन लो डोज में लेते हो कि नहीं, लिया जाता है। ठीक है, एस्पिरिन की डोज, तो ये क्या करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देता इरिवर्सिबली साइक्लोऑक्सीजनेस के साथ बाउंड होकर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद प्लेटलेट एक्शन हो गया, एटीपी भी याद रखना है। ठीक है बच्चों, इतनी थोड़ा डीप जाके इसलिए हम चीज़ों को कर रहे हैं कि फाइनल्स में आपके क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें एक एक लाइन तो लिख कर आओगे नहीं, सभी क्या कर रहे हैं, साइक्लोऑक्सीजनेस को ही बंद कर रहे हैं, तो एक एक लाइन में क्या आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मिलेंगे, कम मिलेंगे। ठीक है, हमें फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, और मार्क्स स्कोर करने से भी ज़्यादा हमें अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है। ओके, चलो आ जाओ। चीजों को पढ़ोगे ना, हमारा ब्रेन जो बच्चों होता है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, एक बार चीजों को देख लेने से याद हो जाता है नहीं, रिपीटेडली रिपीट कर करके जब आप अपने ब्रेन को वो चीज़ें शो करते रहते हो ना, तो वो अल्टीमेटली कैच कर लेता है और वो फिर कभी नहीं भूलता। तो सेम ही आपको जो पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं, अपनी नॉलेज वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसे ये ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा तो चलो अब हम जिंदगी भर नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रिपीटेशन दो, पूरे वीक पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर उसके बाद कोशिश किया करो कि संडे के दिन आप सारा एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो। चलो आ जाओ, डक्टस आर्टरियोसिस में आ जाओ। वैसे तो मैंने ये बहुत अच्छी तरीके से बच्चों आपको बताया ही है पीछे, कोई बात नहीं, दोबारा से बता देती हूँ। ठीक है बच्चों, बेबी जब फीटस जब मम्मा के पेट में होता है उस टाइम पे प्लेजेंटा के थ्रू उसे न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ब्लड सब कुछ मिल रहा होता है। उस टाइम पे उसके जो लंग्स होते हैं वो अपना काम नहीं कर रहे होते, वो वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनकी जगह कौन काम कर रहा होता है। ठीक है, हमने उस दिन देखा था इस तरीके से हार्ट बनाया था, ये आपके 4 चैम्बर्स हो गए। ठीक है, और ये और ऊपर आपका पूरा नहीं होता ऐसे। ठीक है, चलो जैसा भी है, ये लंग्स है, ये लंग्स है, ये हार्ट है। नॉर्मली बच्चों क्या होता है यहाँ से गंदा खून कहने का मतलब बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये किसी को ऐसे गाली नहीं दे रहे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि कौन कैरी करता है, वेन्स कैरी करती हैं। ठीक है, वेन्स कैरी कर रही हैं, तो ये आपका राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चीज़ें होती हैं। अभी हार्ट के बीच में नहीं जाते हैं, अभी हमें कुछ और देखना है। तो ये ब्लड ऐसे ऐसे आया ऐसे, और यहाँ से निकल रही है, राइट वेंट्रिकल से आपकी निकल रही है बच्चों, क्या निकल रहा है, कहाँ पे लिखूं, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में गई, लंग्स में से अब वहाँ पे ऑक्सीजन है ना, हम सांस ले रहे हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन है लंग्स में, तो वहाँ से अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होके आ जाएगा। ये पल्मोनरी आर्टरी जो लिखा है ये रब कर रही हूँ बच्चों। ठीक है, पीए लिख देती हूँ यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए। तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ गया, इसे हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वीन बोलेंगे। और ये इसके बाद लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे, और यहाँ से फिर आपका बच्चा निकलता है एओर्टा, यही बनाना चाह रही थी मैं अभी। ठीक है, बस आप ये याद रखो, ये यहाँ पे आपका है एओर्टा। ठीक है, और ये एओर्टा बच्चों, ये जो पाइप आ रही है पूरी लोअर बॉडी को
ब्लड सप्लाई करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर बॉडी को, और ये 3 जो आर्टरीज जा रही हैं ये आपकी अपर बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्या होता है, प्लेजेंटा में से जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन सब कुछ आ रहा है, वो कहाँ जाता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है बेबी के अंदर, यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये एओर्टा है, इन दोनों के बीच में एक क्या लगी हुई है, डक्टस आर्टरियोसिस। ब्लड लंग्स में जाने के बजाय यहां से आता है, फिर उसके बाद पूरी बॉडी पे जाता है, इस तरीके से काम होता है। ये जो है बेबी में प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं बच्चों डक्टस आर्टरियोसिस। क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। जैसे बाकी आर्टरी है ऐसी बेबी में वो आर्टरी है, उसे हम बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। पर जब बेबी पैदा हो जाता है बच्चों, उसके बाद इसे बंद होना पड़ता है, क्योंकि लंग्स अब बेबी के पैदा होने के बाद हवा भर गई लंग्स में, ऑक्सीजन आ गया, सब कुछ आ गया। अब बेबी आराम से नॉर्मल जैसे हमारा हार्ट फंक्शन कर रहा है वैसे करने के लिए रेडी है। पर सम टाइम बच्चों क्या होता है, ठीक है, ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है ये खुला ही रह जाता है। नॉर्मली क्या होता है, जब बेबी पैदा होता है तो ये डक्टस आर्टरियोसिस अपने आप श्रिंक होके बंद हो जाती है, ठीक है। अगर नहीं भी होता है तो हम फर्स्ट वीक में ही इंडोमिथासिन देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, इंडोमिथासिन। ये क्या करता है, क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस, क्लोज कर देता है, क्लोज हो जाएगा ये क्लोज होने के बाद नॉर्मली फिर जैसे हमें हुआ ब्लड लंग्स में जाएगा, लंग्स से हार्ट में आएगा, फिर उसके बाद एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। पर बच्चों कई केसेस में क्या होता है कि ये बंद नहीं हो पाता, ये ओपन ही रह जाता है, तो ब्लड का जो लोड है वो बढ़ गया, हार्ट में और लंग्स में ब्लड अब ज्यादा लोड हो रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, एओर्टा से भी वापस आ रहा है, तो ऐसे ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से लंग्स और हार्ट बच्चे डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए मतलब हम फर्स्ट वीक में ही बच्चों देते हैं इंडोमिथासिन। क्या है बच्चों, ये नसेड है। तो ये काम हुआ, आपका काम हुआ डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज करने में, इतना इंपॉर्टेंट काम है। समझ आया ये, चलो उसके बाद है बच्चों पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, चाइल्ड बर्थ, ठीक है, चाइल्ड बर्थ को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। क्या होता है कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब हमें जो करवाना होता है वो कॉन्स्ट्रिक्शन करवानी होती है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवानी होती है। किस लिए करवानी होती है, ताकि बेबी बाहर आ जाए, इसीलिए तो करवा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा ये दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें, ओके, ये दोनों इन्वॉल्व हैं। ये क्या कर रहे हैं, जो यूट्रस है उसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो उसके बाद बेबी धीरे 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 बाहर आ जाएगा, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। पर बच्चों क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन हम नहीं यूज़ करते, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है और बेबी को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, बेबी मर सकता है। तो इसलिए वैसे इसे यूज़ नहीं करते, ये भी आपको याद रखना है, इसे नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो मतलब एक एक्शन है, नसेड्स ये भी कर सकते हैं बोलकर, ठीक है, सॉरी नसेड्स ये भी नहीं, सॉरी प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये सारे एक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शंस कर रहे होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शंस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से बेबी को सफोकेशन वगैरह भी हो सकती है, तो हम नसेड्स दे के इन्हें बंद भी कर सकते हैं, नसेड्स दे के इन्हें बंद कर सकते हैं, तो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन बंद हो जाएंगी, तो इजी रहेगा। डरने की बात नहीं है, ये नहीं भी हुए तो बेबी का बर्थ होगा बच्चों, बेबी का बर्थ होगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन प्रेजेंट होगा। ऑक्सीटोसिन बहुत अच्छे से काम करता है, वो हल्के से कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, बेबी का बर्थ भी हो जाता है, और उसके बाद मैमरी ग्लैंड से आपके मिल्क इजेक्शन होना भी स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीटोसिन बहुत अच्छे काम करता है, उसके लिए हमें इन सब के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर समाव दे दिया या रिलीज हो गया तो नसेड दे के बंद कर दो उन्हें, क्योंकि ये बेबी की डेथ भी करवा सकते हैं। इतना समझ आया, चलो गैस्ट्रिक म्यूकोसा बच्चों, अब ये तो बताने की ज़रूरत, बताने के लिए हूँ, बताना क्यों नहीं पड़ेगा, ठीक है।
बच्चों हमें पता था कि कोक्स-1 जो क्या है, म्यूकस सिक्रीशन कर रहा था कि नहीं। नसेड्स के नो डाउट वो बहुत सारे काम भी कर रहा है, बंद कर रहा है इन्फ्लामेशन को, पेन को बंद कर रहा है, ठीक है। डिस्मेनोरिया, आपके पीरियड्स के दौरान पे दर्द हो रही है, उसे भी बंद कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। बट बच्चों सेम जगह पे कोक्स-1 को बंद करने से म्यूकस सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा ना। म्यूकस सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। ये होने से क्या हो जाएगा बच्चों, ये होने से एक बार आपके ये स्वाइप आउट हो गए म्यूकस, तो आपकी म्यूकस इरोजन की वजह से बच्चों ब्लीडिंग स्टमक में, ठीक है, आपकी टमी में ब्लीडिंग, अल्सर्स, ये सब बन जाते हैं, ये सब बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए हिसाब से खानी है नसेड्स आपको, ओके। तो ये होता है ब्लीडिंग, अल्सर्स, ये सब कॉज कर देता है। अब बच्चों रीनल फंक्शन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या यूज है बच्चों? म्यूकस सिक्रीशन में आपका प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का हाथ होता है, E2 ही है वैसे तो, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। E2 प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड और एक है प्रोस्टाग्लैंडिन I2, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन बच्चों घूम फिर के ना प्रोस्टाग्लैंडिन E2 I2 F2, E2 I2 F2 यही चल रहा है, ठीक है। F2 आपका यूट्रस में जो गंदी गंदी चीज़ें हो रही हैं ना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल F2 होता है, ठीक है। बाकी ये जो म्यूकस सिक्रीशन हो गया या टेम्परेचर को रेज करवाने में, ठीक है, इन्फ्लामेशन करवाने में प्रोस्टाग्लैंडिन E2 तो हर जगह ही प्रेजेंट है। कहीं कहीं पर हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन आ रहा है और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 आ रहा है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 तो सब कुछ ही करवा रहा है हमारा। चलो रीनल फंक्शन में हम देख रहे थे बच्चों, ये क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन आपके प्रोस्टाग्लैंडिन डायूरेटिक इन एक्शन होते हैं। डायूरेटिक बच्चों क्या होते हैं? जो यूरिन फॉर्मेशन करे, यूरिन क्या बोलूं, हाँ यूरिन प्रोडक्शन क्या बोल सकते हो, जो आप बच्चों बार बार सुसु जाते हो, ठीक है, सिंपल सी भाषा में, इतना कॉम्प्लिकेट क्या ही करना। डायूरेटिक, आपको बार बार सुसु जाने की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। ये होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये कर रहा है, डायूरेसिस कर रहा है, ठीक है, किडनीज में एक्ट करके। उसके बाद अगर आप नसेड्स दे दोगे तो ये इसे बंद कर देगा। अब बार बार आपको सुसु जाना नहीं पड़ रहा, पर अगर बार बार नहीं जाना पड़ रहा तो क्या हो जाएगा, अब हमें वेस्ट, टॉक्सिन प्रोडक्ट और वाटर को बाहर तो निकालना था। अगर कंप्लीटली उस चीज़ को, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप नसेड्स ले रहे हो, वो बंद कर रहे हो, तो बच्चों एडिमा हो सकता है, फ्लूइड रिटेंशन इन बॉडी, फ्लूइड रिटेंशन इन बॉडी, ठीक है, ये हो जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन नॉर्मली डायूरेटिक एक्शन कर रहे थे, हमने दिए नसेड्स जो इसे बंद कर रहे थे, उसके बाद फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है बॉडी में। तो हमने इन सब में क्या चीज़ें देखी, जो चीज़ नसेड्स की बुरी है वो ये कि एडिमा करवा रहा था कि नहीं, वो ये कि म्यूकस जो सिक्रीशन है उसे कम कर रहा था, पेप्टिक अल्सर, ब्लीडिंग कर रहा है, एडिमा कर रहा है, ठीक है, ये सब कर रहा है, हाँ ये सारी चीज़ें कर रहा है नसेड, ठीक है। तो आपके हम नेक्स्ट लेक्चर में नसेड्स की सारी ड्रग्स को देखेंगे। मुझे लगता है ये लेक्चर लगाने के बाद तो वो आपको बहुत ईजी लगने वाला है, बहुत ईजी लगेगा वो सब आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने नसेड्स के ओवरऑल एक्शन देखे हैं। समझ आया बच्चों कि हमने क्या किया आज? एनाल्जेसिया में देखा हमने, काइनिन्स वगैरह रिलीज हुए थे, इन आपके इंटरल्यूकिन रिलीज हुए थे, उसकी वजह से, ठीक है, पेन वगैरह हो रहा था, तो नसेड्स ने उन सबको बंद कर दिया था थ्रू साइक्लोऑक्सीजिनेस। फिर एंटीपायरेसिस, हाइपोथैलेमस में प्रोस्टाग्लैंडिन E2 टेम्परेचर रेज कर रहा था, हमने उसे भी बंद करवा दिया नसेड्स के थ्रू। एंटी इन्फ्लामेटरी कोक्स-1 कोक्स-2 जो कि अक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व थे, उसे भी बंद कर दिया नसेड्स ने। डिस्मेनोरिया हो रहा है, ठीक है, पीरियड्स के दौरान पेन हो रही है ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन E2, हमने उसे भी बंद कर दिया नसेड की हेल्प से। फिर एंटीप्लेटलेट एक्शन हमने देखा, ठीक है, हमने देखा कि एडिनोसिन जो ADP डाइफॉस्फेट था, ठीक है, उसकी वजह से थ्रोम्बोक्सिन रिलीज हुआ, उसके बाद प्लेटलेट एग्रीगेट हो रहा था, तो हमने क्या कर दिया, नसेड दे दिया, एस्पिरिन दे दिया, जो कि इरिवर्सिबली कोक्स से लग कर उसे बंद कर देगा और थ्रोम्बोक्सिन नहीं रिलीज होगा, ना कोई
एग्रीगेशन होगी तो एंटीप्लेटलेट एग्रीगेशन। डक्टस आर्टरियोसिस क्लोजस, हमने देखा कि बेबी में डक्टस आर्टरियोसिस प्रेजेंट होता है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में, है ना। ब्लड लंग्स में नहीं जाता है, सीधा एओर्टा में जाके बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। पर बेबी के बर्थ होने के बाद ये प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड जो लोड है लंग्स में और हार्ट में बढ़ के उन्हें डैमेज कर सकता है, तो हमें उसे बंद करने के लिए इंडोमिथासिन दिया था। फिर पार्चुरेशन में हमने देखा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी बहुत ज़्यादा यूट्रस में, ठीक है। पर हमें वो मतलब जो पार्चुरेशन में क्या प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन कर देते हैं, बेबी की डेथ भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, इतना हमें प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ ही नहीं करना है बेबी के बर्थ के टाइम पार्चुरेशन में, ये याद रखना। ऑक्सीटोसिन अपने आप अपना सारा काम कर लेगा। ओके, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में हमने देखा कि नसेड्स ने ये कॉक्स-1 को बंद करके म्यूकस सिक्रीशन कम कर दिया, जो कि हमें हमारे पेट को एसिड से बचा रहा था। तो इसकी वजह से अब नहीं बचा पा रहा क्योंकि हमने नसेड दे दिया, साइक्लोऑक्सीजनेस बंद हो गया, तो आपकी अल्सर, ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लास्ट में हमने देखा रीनल फंक्शन में क्या इन्वॉल्वमेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन डायूरेसिस करवा रही थी पर हमने नसेड्स देके डायूरेटिक एक्शन बंद कर दिया। बार बार अब आपको सुसु नहीं जाना पड़ रहा, पर बार बार सुसु नहीं जा रहे आप तो अडीमा हो सकता है, वाटर रिटेंशन बॉडी में ही होगी क्योंकि बाहर नहीं निकाल पा रहे आप वाटर को, ठीक है। तो ये सारे हमने ओवरऑल एक्शन देखे बच्चों नसेड्स के। होप सो आपको सब समझ आया होगा। हाँ, थोड़ा बहुत आपको इन्फ्लामेशन में हो सकता है, ठीक है, तो मैं उसके लिए एक अलग लेक्चर बनाऊंगी, इन्फ्लामेशन का एक अलग लेक्चर डाल दूंगी, ठीक है बच्चों। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आपकी छोटी छोटी इश्यूज़ को रिजॉल्व करूंगी, सॉर्ट करूंगी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।